दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा है और आज मैं आपको ज्योतिष की कुछ आम जिज्ञासा के बारे में बताऊंगा जो लोगों के मन में उठती हैं। तो उनमें सबसे पहली बात जो लोग जानना चाहते हैं कि मांगलिक दोष क्या होता है या कुंडली मांगलिक कब होती है। तो दोस्तों और दूसरा उनके मन में जिज्ञासा आती है कि काल सर्प योग या काल सर्प दोष क्या होता है। तीसरी जिज्ञासा आती है कि साढ़े साथी क्या होती, शनि की साढ़े साथी क्या होती है। और एक और जिज्ञासा उनके मन में आती है कि नाड़ी दोष क्या होता है। तो आज मैं इन चारों बातों के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो अब मैं आपको कि ये मैंने बना रखा है कि पहली बात तो ये बताना है आपको कि मांगलिक दोष या मांगलिक कुंडली क्या होती है। दोस्तों कुंडली में द्वादश घर होते हैं। तो इन द्वादश भावों में जब मंगल लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव इन 5 घरों में से किसी एक घर में स्थित होता है तो ऐसी कुंडली को हम मांगलिक कुंडली या मंगली कुंडली कहते हैं। देखिए सामने मैंने बना भी रखा है और इसमें मैंने जो है टिक मार्क का लगाए हुए हैं। तो जो लग्न पे टिक है अर्थात लग्न का मतलब होता फर्स्ट हाउस में अगर मंगल बैठा हो तो कुंडली मांगलिक होती है। फिर या चतुर्थ हाउस में टिक लगा हुआ है अर्थात यदि कुंडली में हॉरोस्कोप में चतुर्थ घर में या फोर्थ हाउस में मंगल बैठा हो तो भी कुंडली जो है मांगलिक होती है। इसी प्रकार सप्तम हाउस पे टिक लगा हुआ है तो सप्तम हाउस पे जब मंगल बैठा होता है तो कुंडली मांगलिक होती है। और दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि 7th हाउस जो होता है वो विवाह का या दाम्पत्य जीवन से संबंधित होता है। अच्छा, अष्टम घर पे टिक लगा हुआ है अर्थात अष्टम घर में अगर मंगल बैठा हो तो भी कुंडली मांगलिक है। या जो द्वादश घर पे टिक लगा हुआ है देखिए सामने, तो द्वादश यदि 12th हाउस में मंगल बैठा हो तो कुंडली मांगलिक होगी। अर्थात फिर से मैं इस बात को संक्षेप में कह दूं कि कुंडली के 12 भाव में या 12 घरों में से जब मंगल फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस इनमें से किसी एक घर में बैठा होता है तो जातक की कुंडली मांगलिक कहलाती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी इसमें शंका करते हैं या कुछ लोगों को ज्योतिषी बताते हैं कि भाई तेज मांगलिक है या जो है पूर्ण मांगलिक है या अल्प मांगलिक दोष है। ये भी लोग जानना चाहते हैं कि भाई पूर्ण मांगलिक या अल्प मांगलिक। तो देखिए मांगलिक की एक सामान्य परिभाषा तो मैंने आपको बता दी, जो सर्वमान्य परिभाषा है ये मांगलिक की। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि अगर मान लीजिए सप्तम घर में मंगल है या मंगल के साथ शनि या राहु केतु हैं तो ऐसे को भाई हम जो है पूर्ण मांगलिक या तेज मांगलिक कहेंगे। अगर मंगल जो है शुभ ग्रहों जैसे कि गुरु या शुक्र के साथ स्थित हो या मंगल पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो उसको हल्का मांगलिक जो है कहा जाता है। दोस्तों तो ये तो मैंने आपको मांगलिक की परिभाषा बता दी। अब दूसरी बात जो लोग जानना चाहते हैं कि काल सर्प योग क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुंडली में राहु केतु हमेशा प्रत्येक व्यक्ति कुंडली में राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री के अंश पर स्थित होते हैं। तो अब राहु केतु जहाँ बैठे हों उनमें देखिए एक मैंने कुंडली सारे ग्रह राहु केतु के अलावा सारे ग्रह जब राहु केतु के एक साइड में हो जाते हैं तो उसको हम लोग काल सर्प योग कहते हैं। दोस्तों जैसे एक मैंने हाइपोथेटिकल एक हॉरोस्कोप बनाया हुआ है जिस पे आप देखिए कि राहु केतु हैं, उनके बीच में हमने डॉटेड रेखा खींच दी है। तो बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो राहु केतु के एक साइड में हैं। तो ये काल सर्प योग का एक उदाहरण हुआ। तो दोस्तों जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है उनके जीवन में आकस्मिकता का अंश ज़्यादा पाया जाता है अर्थात वो उनमें आकस्मिक उन्नति या आकस्मिक अवनति होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा कोई काल सर्प योग से कोई विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अब एक तीसरी बात जो आम लोगों के मन में आती है कि शनि की साढ़े साथी क्या होती है। तो दोस्तों उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक मैंने कुंडली हाइपोथेटिकल बनाई हुई है। तो साढ़े साथी की परिभाषा ये है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जिस घर में होता है उसको उस व्यक्ति की राशि कहते हैं।
तो व्यक्ति की जो चंद्र राशि या जो राशि है उसके एक घर पहले या एक राशि पहले जब शनि गोचरवश या जो परिभ्रमण वश जब आता है तो व्यक्ति की साढ़े साती शुरू होती है। और जब शनि अपने परिभ्रमण के दौरान उस व्यक्ति की राशि को पार करते हुए उसकी अगली राशि में को भी पार कर लेता है, तो तब तक जो है शनि की साढ़े साती उस व्यक्ति की कुंडली पे या उस व्यक्ति के ऊपर विद्यमान होती है। जैसे यहाँ पे देखिए वृष लग्न की कुंडली है और यहाँ जातक की धनु राशि है, तो ऐसी स्थिति में शनि जब जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा या इस घर में दोस्तों प्रवेश करेगा तो व्यक्ति की शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। और जब शनि पूरा एक वृश्चिक राशि को क्रॉस करेगा उसके बाद शनि जो है धनु राशि में आएगा जो व्यक्ति की राशि के, और धनु राशि को भी पार करके जब उसके इधर मकर राशि में शनि आएगा, और जब शनि मकर राशि को पार करके कुंभ में पहुंचेगा तब इस व्यक्ति की साढ़े साती समाप्त होगी। अर्थात यहाँ पे मैं बता दूं कि शनि जो है एक राशि को पार करने में 2.5 साल लगाते हैं। तो इन 3 राशियों के परिभ्रमण जो कि 3.5 राशियों को पार करने में उनको 7.5 साल का समय लगेगा, जिसको कि शनि की साढ़े साती हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों इस बात को मैं फिर से कंक्लूड कर दूं कि शनि की साढ़े साती का मतलब होता है जब शनि व्यक्ति की राशि जो व्यक्ति की जो जन्म राशि जो होती है उसके एक राशि पहले जो है गोचरवश आता है, तब उस व्यक्ति की साढ़े साती शुरू होती है। और शनि गोचर करते व्यक्ति की जो राशि में पहुंचता है या चंद्र राशि में पहुंचता है, और उस चंद्र राशि को पार करके जब व्यक्ति गोचरवश उस व्यक्ति की अगली राशि में मतलब चंद्र राशि के पश्चात जो राशि होती है उसको भी जब पार कर जाता है तो इस पूरी अवधि को हम लोग इस 7.5 साल की अवधि को शनि की साढ़े साती कहते हैं। जैसे कि फिर से मैं बता दूं कि सामने जिस व्यक्ति की कुंडली रखी है तो जब शनि वृश्चिक में प्रवेश करेगा तो साढ़े साती शुरू होगी, और जब शनि मकर को क्रॉस करके कुंभ में पहुंचेगा तब उस व्यक्ति की साढ़े साती समाप्त होगी। दोस्तों एक और प्रश्न लोगों के मन में आता है जो विवाह के समय जब बच्चे लड़के या लड़की का विवाह करना चाहते हैं कि नाड़ी दोष क्या होता है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति जिस नक्षत्र में या जब पैदा होता है तो उस आधार पर उसकी 3 तरह की नाड़ी संभव है, आदि मध्य या अंत। तो विवाह के समय यदि लड़का और लड़की दोनों की ही सेम नाड़ी है, जैसे लड़के के आदि नाड़ी है और लड़की की भी आदि नाड़ी है, लड़की की मध्य नाड़ी है लड़के की मध्य नाड़ी है या लड़की की मध्य नाड़ी है, और लड़के की अंत नाड़ी है और लड़की की अंत नाड़ी है, तो ये नाड़ी दोष होगा। तो होना ये चाहिए आइडियली कि जो है अगर लड़के की आदि नाड़ी है तो लड़की की यह मध्य या अंत हो, या लड़की की मध्य है तो लड़के की आदि या अंत्य हो, या लड़के की अंत्य है तो लड़की की आदि या मध्य हो। तो कहने का सारांश ये है कि जब लड़का लड़की दोनों की सेम नाड़ी होती है तो उसको नाड़ी दोष कहते हैं, और ये नाड़ियाँ जब अलग अलग होती हैं तो वो कुंडली जो है वो नाड़ी दोष से मुक्त होती है। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं जो मैंने आपको बताई, और इसी तरह मैं और भी बातें आपको भविष्य बताऊंगा। उम्मीद है कि